तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने किया था नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे यहाँ गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया गया था बाय द आईएनसी कि आपको क्या करना है, बाय 31 ऑफ दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज वो क्या कर देंगे, वो अपना जो आईएनसी का जो मेन गोल है वो डिक्लेयर कर देंगे एज अ पूर्ण स्वराज, और साथ में उसको अचीव करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट करेंगे। ये बात हुई थी। वहीं पे देखो हमने बात करी थी कि ये जो रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट, इसको क्या किया गया, अपोज किया गया बाय मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे अब जिन्ना भाई साहब आएंगे और वो यहाँ पे 14 पॉइंट्स आपके पास अब प्रपोज करेंगे, अपने 14 पॉइंट जो है ये प्रपोज करेंगे, और ये जो 14 पॉइंट्स थे ये आपके पास जिन्ना का आंसर था। जिन्ना का हम बोल सकते हैं कि जिन्ना का ये आंसर था और रिप्लाई था किसके लिए, टू नेहरू रिपोर्ट 1928 के लिए। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, अब इन्होंने क्या किया, जिन्ना ने मतलब जिन्ना ने इसको अपोज किया नेहरू रिपोर्ट 1928 को। तो अब क्यों अपोज किया, उसके पीछे इसने ये रीजन दिया 19 अपने 14 पॉइंट्स के। तो यहाँ पे देखो जिन्ना ने, अब मार्च 1929 की बात करते हैं। अब देखो ये जो 14 पॉइंट्स थे ये बेस्ड थे, दैट मीन्स कि इनका जो मेन पर्पस था कि यहाँ पे क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। जिन्होंने जो ये आपके पास 14 पॉइंट दिए जिसका मेन पर्पस था टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, राइट, फॉर एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फ्यूचर में अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इसने सीधी सी एक बात बोल दी कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे तो यहाँ पे ये 14 पॉइंट जो है आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू, जिसका मेन पर्पस है कि हमें क्या करना है, राइट्स और अधिकार और जो उनका मेन इंटरेस्ट है, दैट मीन जो ग्रीवांसीज है मुस्लिम्स की, उनको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है। ठीक है। अब यहीं से बोला गया कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इन जिन्ना ने यहाँ पे बात डिक्लेयर कर दी कि बोला अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी फ्रेम किया गया फ्यूचर में इंडिया में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तभी एक्सेप्टेबल होगा जब उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये 14 पॉइंट जो है वो मेंशन होंगे। मतलब ये 14 पॉइंट जो है उन पे बेस्ड होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अल्टीमेटम जो है जिन्ना ने दे दिया, दैट मींस ये क्या था, जिन्ना का रिप्लाई था टू नेहरू रिपोर्ट 1928। अब वही बात करते हैं कि क्या थे ये 14 पॉइंट्स, राइट। तो ये 14 पॉइंट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में यहां पे बोला गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी नेहरू रिपोर्ट में, वहां पे बात करी गई थी फेडरल गवर्नमेंट की कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होगी गवर्नमेंट में बिटवीन द सेंट्रल प्रोविंस जो थी सेंटर में एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, जो हमने बात करी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। और साथ ही में इन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास रेसिडरी पावर्स है, वो किसके पास होगी, रेसिडरी पावर जो है वो किसके पास होंगी, वो होंगी प्रोविंसेस के पास। ठीक है। अब यहाँ पे दैट मीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करी, बोला जो इन मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या बात कर रहे हैं कि इनकी पावर्स को डिफाइन किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी डिफाइन होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी पावर डिफाइन होगी। दैट मीन जो हम किस में बात करते हैं, अगर आज की डेट में देखें प्रेजेंट डे में, क्या इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है? हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, फेडरल लिस्ट की बात करते हैं जिसमें 3 लिस्ट है,
आपके पास सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको आप बोलते हो, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके थ्रू डिफाइन की गई है द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो सेम यहाँ पे बोला कि सेंटर और स्टेट की जो है वो पावर्स जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। और वहीं पे हम फेडरल लिस्ट में बात करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट इन लिस्ट में मेंशन नहीं है, अगर उनमें कोई डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। बट यहाँ पे जिन्ना ने क्या बोला कि नहीं, इस केस में क्या होगा, जो रेसिडरी पावर जो है वो किसके पास रहेंगी? प्रोविंसेस के पास रहेगी। बट अगर नेहरू रिपोर्ट में बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में भी फेडरल गवर्नमेंट की बात करी गई थी, बट नेहरू रिपोर्ट ने बोला था रेसिडरी पावर जो होगी वो किसके पास होंगी? सेंट्रल के पास होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। यस सर। चलो, सेकंड पॉइंट में इन्होंने बात करी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। ठीक है, कि प्रोविंसेस की अपनी ऑटोनॉमी होगी, अपना एक स्फीयर होगा जहां पे वो डील करेगा। थर्ड, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बात करी गई इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बात करी कि बोला मुस्लिम्स को क्या करो, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर में। मतलब यहाँ पे हर जगह पे मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन की बात ये भाई साहब करेंगे, जिन्ना भाई साहब कि बोला मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दो सेंट्रल लेजिस्लेचर में। और साथ ही में इन्होंने बात करी सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है, कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो इससे पहले इन्होंने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा तो हमने एक बात करी थी कि यहाँ पे क्या हुआ था, आपके पास नेहरू रिपोर्ट से पहले दिल्ली प्रपोजल हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीडर्स ने क्या बोला था कि ठीक है, हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ देंगे अगर हमारी डिमांड्स को फुलफिल कर लिया जाएगा, जो हमारा प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट अब यहाँ पे जिन्ना ने 1929 में सीधी सी बात बोल दी कि मेरे को क्या चाहिए, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और वहीं पे साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ बोला कि मेरे को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन प्रोविंसेस, कि मुस्लिम मेजॉरिटी हो हर एक प्रोविंस में, मेरे को उसकी भी प्रोटेक्शन चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करी हर किसी के पास क्या होनी चाहिए, रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए। रिलीजियस लिबर्टी देखो, अब ये तो नहीं चाहेंगे कि कोई मुस्लिम जो है वो क्या हो जाए, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाए। रिलीजियस लिबर्टी का मेन पर्पस क्या था कि ये चाहते थे कि जो हिंदूज हैं हम क्या करवाएंगे, उनको किस में कन्वर्ट करवाएंगे, मुस्लिम्स में, इस्लाम में कन्वर्ट करवाएंगे। जो सिख है उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवाएंगे। अब तुम देखो जब 1947 में पार्टीशन हुई तो हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोग क्या कर लो, जो इंडिया में मुस्लिम प्रोविंस, जो मुस्लिम पीपल थे, कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको हमने तो नहीं बोला कि तुम क्या कर लो, हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लो वहां पे। बट हाँ, लाहौर में ये जो पाकिस्तान की प्रोविंस में जो पार्ट पड़ा, पाकिस्तान में जो पार्ट पड़ा इंडिया का, जो पहले इंडिया होता था, ठीक है, वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनको फोर्स किया गया कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना रिलीजन जो है चेंज करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने रिलीजन चेंज करने से मना कर दिया तो उनको मार दिया जा रहा था वहीं पे। जो तुमने एक मूवी देखी होगी गदर, अभी उसका दूसरा पार्ट भी आ रहा है, तो वो रियल स्टोरी पे है कि ये जो अमृतसर से ट्रेनें आ रही थी, ऐसे भर के आ रही थी, खूनों से भर के, सच में ही आ रही थी, वो एक्चुअल में हैपेंड हुआ है। एक साइड से मार रहे थे तो दूसरी साइड के भी मार रहे थे, राइट। तो देखो ये किसकी वजह से हुआ, ये जो डिफरेंसेस अक्कर हुए बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर। ब्रिटिशर ने तो सिर्फ थोड़ी सी चिंगारी लगाई थी, आग फिर हमारे लीडर्स ने खुद भड़काई इनके बीच में। डिफरेंसेस हमारे लीडर्स ने खुद अक्कर किए यहाँ पे। अगर हमारे लीडर समझदार होते तो ये पार्टीशन होने नहीं देते, अगर वो उसी टाइम पे यूनाइट हो जाते।
बस उन्होंने तो थोड़ा सा क्या किया था, थोड़ी सी चिंगारी दी थी, उस चिंगारी को आग किसने बनाया? हमारे लीडर्स ने बनाया, राइट। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन्ना के 14 पॉइंट में से वन ऑफ द पॉइंट है आपके पास कम्युनल बिटो। तो ये याद रखना। अब ये कम्युनल बिटो क्या बोल रहा था? अब देखो यहां पे बोला गया कि देखो अब क्या होता है कि लेजिस्लेचर का काम क्या था? लेजिस्लेचर का काम होता है बिल पास करना, और उस बिल को पास करने के बाद फिर प्रेसिडेंट के एसेट के बाद वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। अब वो आज की डेट में बात कर रहा हूं, तो कम्युनल बिटो भी सेम यहीं पे बात करेगी। बोला कि कोई भी बिल और रेजोल्यूशन जो है वो लेजिस्लेचर में पास नहीं किया जाएगा। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई बिल जो है वो प्रपोज किया, बिल प्रपोज किया, और वहां पे एक होती है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी से उसको पास करना होता है। हम मान के चलते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होना था। सिंपल मेजॉरिटी दैट इज 50% प्लस वन ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग। हमें नहीं फर्क पड़ रहा है, मान लो कि यहाँ पे 100 बंदा प्रेजेंट है, 100 में से 90 ने बोला हम वोट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें 46 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, तो बिल जो है वो पास हो जाएगा। अब देखो 90 में से 46 मेंबर्स ने अगर इसको पास कर दिया तो बिल जो है वो पास हो गया। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 44 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने इसको अपोज किया, राइट। अब देखो यहाँ पे कम्युनल विटो क्या बोल रहा था? कम्युनल विटो में क्या बोला गया कि अब लेजिस्लेचर में कोई भी बिल या फिर रेजोल्यूशन वो पास नहीं होगा। कोई भी बिल और रेजोल्यूशन जो है वो पास नहीं होगा। पास कब नहीं होगा? ठीक है, अगर उस बिल को और रेजोल्यूशन को अपोज कर दिया जाएगा, अपोज कर दिया जाएगा लेजिस्लेचर में बाय 3/4 of the members of any community। बोला अगर उसको उस कम्युनिटी में, मतलब लेजिस्लेचर में किसी भी कम्युनिटी के 3/4 मेंबर ने अपोज कर दिया, तो क्या कंसीडर करेंगे कि वो बिल जो है यहाँ पे पास नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मान के चलते हैं कि इन 44 में से 12 मेंबर जो थे वो ए कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब इसका अगर आप 3/4 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 9 आएगा। मतलब इस कम्युनिटी के 9 मेंबर्स ने अगर वहां पे क्या कर दिया, उसको अपोज कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो बिल जो है वो पास नहीं होगा। अब ये मैटर नहीं करेगा कि वो सिंपल मेजोरिटी से, मतलब उसको सिंपल मेजोरिटी मिल चुकी है, बस एक कम्युनिटी के इतने मेंबर्स ने इसको अपोज कर दिया, तो वहीं पे हम इसको बिल को जो है वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। दैट मीन्स वो बिल जो है अब पास नहीं होगा। क्लियर? जी सर। ये बात क्लियर हुई दोनों को? हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि क्या कर दो? सेपरेट कर दो, सेपरेशन ऑफ सिंध कर दो फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि सिंध जो है वो सेपरेट होना चाहिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और वहीं पे साथ में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करी कि हमें रिफॉर्म लेके आने हैं, रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बोला कि मुस्लिम्स को क्या मिलना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कहाँ पे? सर्विसेज में, जो सिविल सर्विसेज की बात की जा रही थी कि वहां पे अलग से इनको रिजर्वेशन दो। अलॉन्ग विद यहाँ पे बोला गया कि हमें क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करो। किसको? मुस्लिम्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मतलब यहाँ पे आप अलग से इनको राइट्स प्रोवाइड करो, मुस्लिम्स के लिए अलग से राइट डिफाइन होने चाहिए। और वहीं पे बोला गया कि
कैबिनेट में क्या होनी चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मतलब अब कैबिनेट में भी तुम फिक्स कर दो कि इतनी जो है वो क्या होंगी, इतने मेंबर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे। तो ये बात भी इन्होंने बात करी। ये हो गए टोटल 13 पॉइंट्स। अब जो लास्ट मेजर पॉइंट था, अब बोला कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर को कोई भी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब देखो, जैसे आज की डेट में हम संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का अनुच्छेद 368 है, वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस चेंज को हमने नाम दे दिया यहाँ पे अमेंडमेंट। तो यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई है कि अमेंडमेंट जो की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, पार्लियामेंट द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। तो वहीं पे यहाँ पे क्या बोला कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जिन्ना ने भी यही बात करी कि नो चेंज shall be made in the constitution by the central legislature except कब, with the concurrence of, मतलब यहाँ पे उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कंकरेंस ऑफ स्टेट। ठीक है, दैट मीन्स कि विद द कंकरेंस ऑफ स्टेट और प्रोविंसेस, जिसको आप बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट करनी है, तो पहले आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, स्टेट से कंसल्ट करना पड़ेगा। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। बट हाँ, यहीं पे एक प्रोविजन है कि अगर कभी भी यहाँ पे जब अमेंडमेंट की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में और फेडरेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, फेडरेशन मतलब जिससे जो है आपका फेडरल स्ट्रक्चर या स्टेट की पावर में कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, स्टेट से भी क्या लेना पड़ता है, मतलब स्टेट को भी वो क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो स्टेट को कैसे पास करना होगा, स्टेट जो पास करेगा उसको 50% +1, दैट भी सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करेगा। और कितनी स्टेट्स की परमिशन लेना जरूरी होती है, दैट मीन्स यहाँ पे रेटिफाई किया जाता है बाय द स्टेट। तो अगर आपके पास 50% +1 स्टेट्स भी अगर उसको रेटिफाई कर दे तो हम कंसिडर करते हैं कि वो अमेंडमेंट जो है सभी स्टेट्स ने क्या कर दी है, पास कर दी है, रेटिफाई कर दी है। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे अगर बात करें जीएसटी जब आया तो उस टाइम पे स्टेट से भी परमिशन रेटिफाई किया उस अमेंडमेंट को बाय द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास अब 28 स्टेट्स है, तो अगर 15 स्टेट्स ने उसको पास कर दिया, ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो है वो अमेंडमेंट जो है वो पास हो चुकी है। क्लियर? तो ये थे आपके पास जिन्ना के 14 पॉइंट्स। ये क्लियर हुई बात? हाँ जी जी। अब बात करते हैं इसके बाद। देखो, ये जिन्ना ने पॉइंट दिए, 14 पॉइंट दिए 1929 में। अब आपके पास आएगा दिल्ली मैनिफेस्टो 2 नवंबर 1929। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इस टाइम पे 1929 में जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड इरविन। अब लॉर्ड इरविन भाई साहब ने क्या किया, ऑन 31 दिसंबर, सॉरी नवंबर है ना, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 1929 को एक अनाउंसमेंट करी। किसने, लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन कौन थे उस टाइम पे, देन वाइस रॉय थे इंडिया के। अब इन्होंने क्या बोला
कि हम क्या करेंगे कि दैट मीन्स इस अनाउंसमेंट में इन्होंने बात करी, अनाउंस किया किसको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस को, कि बोला यहाँ पे क्या किया जाएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस जो है वो की जाएंगी और ये एश्योर्ड होंगी, जिसका मेन पर्पस क्या होगा कि जो भी आपके पास दैट मीन्स कि जो आपके पास यहाँ पे डिमांड्स है, ग्रीवेंसेस है, उनको क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। उनको जो है एड्रेस किया जाएगा। ये किसने बात करी, लॉर्ड इरविन ने करी। कब करी, 31 अक्टूबर 1929 को अनाउंस किया कि यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस जो है हम एश्योर करते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस की जाएंगी, जिसमें ब्रिटिश के लीडर भी होंगे और इंडिया के जो मेन लीडर्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपकी डिमांड्स है, ग्रीवेंसेस है, उनको सुनेंगे और फिर हम अपनी तरफ से उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लॉर्ड इरविन ने अनाउंस कर दिया। तो उसने बोला कि मैं क्या चाहता हूं कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहता हूं इस थर्ड राउंड, सॉरी, इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, राइट। तो यहां पे अब क्या हुआ, ये अनाउंसमेंट करी गई बाय द लॉर्ड इरविन ऑन 31 ऑफ अक्टूबर 1929 को, और उसके दूसरे ही दिन, दैट मींस ऑन 2 ऑफ नवंबर 1929। अब 2 नवंबर 1929 को क्या होगा, अब जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, मतलब इंडिया के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, वो आके मिलेंगे। वो मिलेंगे दिल्ली में। अब दिल्ली में मिले और उन्होंने एक यहाँ पे मैनिफेस्टो, दैट मीन्स एक मैनिफेस्टो समझते हो कि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया कि क्या क्या इनकी डिमांड्स हैं और क्या क्या ग्रीवेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इशूड कर दिया गया एक दिल्ली मैनिफेस्टो, जिसको नाम दे दिया हमने दिल्ली मैनिफेस्टो, क्योंकि ये दिल्ली में मिले थे तो अल्टीमेटली इसको नाम दे देंगे दिल्ली मैनिफेस्टो। ये बात क्लियर हुई। अब दिल्ली मैनिफेस्टो, तो ये अब इस मैनिफेस्टो के थ्रू अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यहाँ पे देखो सीधी सी बात बोल दी नेशनलिस्ट लीडर ने, बोला कि ठीक है, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी हम इनको अटेंड करेंगे। अब हम इनको अटेंड करेंगे, बट अब हमारा ये नहीं होगा कि हम वहां पे अपनी डिमांड्स लेके बैठ जाएंगे कि वहां पे हिंदू महासभा वाले कुछ और बोल रहे हैं, आईएनसी वाले कुछ और बोल रहे हैं, मुस्लिम लीग वाले कुछ और बोल रहे हैं। तो इन नेशनलिस्ट लीडर ने क्या बोला कि इस मतलब हमारा जो मेन पर्पस जो होगा इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने का, वहां पे हमें क्या अटेंड करना है, दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ही बात करनी है, हमें बात करनी है किसकी, डोमिनियन स्टेटस की, डिस्कस करना है डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस में क्या डिस्कस करना है, बोला ये नहीं हम डिस्कस करेंगे कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दोगे कि नहीं दोगे, कि वहां पे मान लो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और वहां पे आईएनसी वाले लगे बोल रहे कि हाँ भाई आप डोमिनियन स्टेटस के बारे में बताओ कि क्या करो। वहां पे मतलब मुस्लिम लीग वाले लगे बोलने कि नहीं आप ये बताओ कि डोमिनियन स्टेटस कब ग्रांट होगा। वहां पे हिंदू महासभा वाले लगे बोलने की नहीं, डोमिनियन स्टेटस में बताओ कि आपने यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस को अचीव करने के लिए, कि डोमिनियन स्टेटस को अचीव करने के लिए, सॉरी, इसको प्रोवाइड करने के लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हो। तो ये बात यहाँ पे बोली, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने अब इस दिल्ली मैनिफेस्टो के थ्रू एक बात डिक्लेयर कर दी। अब दिल्ली मैनिफेस्टो के थ्रू यहाँ पे इंडियन नेशनल लीडर्स ने क्या डिक्लेयर किया कि हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात करेंगे, बट हम डोमिनियन स्टेटस के बारे में ये बात नहीं करेंगे कि आप बताओ कि हमें कब ग्रांट होगा। हम सीधी सी बात ये बोलेंगे कि आप हमें ये बताओ कि ये जो है हमें कब ग्रांट किया जाएगा, व्हेन इट विल बी ग्रांटेड, और एक डेट फिक्स कर दो कि हमें ये बताओ कि किस डेट को और कब आप हमें ये डोमिनियन स्टेटस जो है ग्रांट करोगे, और इसको ग्रांट करने के लिए आपने क्या स्कीम जो है यहाँ पे ड्राफ्ट की। दैट मीन्स कि डोमिनियन स्टेटस हमें कब ग्रांट किया जाएगा और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इसको ग्रांट करने के लिए आप कौन सी स्कीम जो है इंप्लीमेंट करोगे। तो ये बात किसने कर दी, नेशनलिस्ट लीडर्स जब मिले थे दिल्ली में, जिसको बोला गया दिल्ली मैनिफेस्टो, राइट। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। यस सर। तो ये था आपके पास दिल्ली मैनिफेस्टो। इसके बाद देखो आपके पास क्या होगा,
लाहौर कांग्रेस सेशन होगा। Disember 1929, ठीक है, 31 दिसंबर 1929। अब यहाँ पे इस सेशन में ये याद रख लेना, देखो 1928 का सेशन किसने प्रिसाइड किया था? कलकत्ता में हुआ था, प्रिसाइडेड बाय मोतीलाल नेहरू। ये एक ऐसा सेशन था जिसमें मतलब प्रेसिडेंट को सक्सीड करेगा, मतलब जो प्रेसिडेंट जो बनेंगे, अब कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम हुआ था कि आईएनसी की हिस्ट्री में कि जब प्रेसिडेंटशिप में सक्सीड करेगा बेटा अपने फादर, ठीक है, कि पहले फादर था उसके बाद बेटा जो है प्रेसिडेंट बनेगा नेक्स्ट सेशन में। तो जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे। और इस सेशन में, क्योंकि देखो हमने पहले ही बात करी कि जवाहरलाल नेहरू अगेंस्ट द नेहरू रिपोर्ट के, क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं, हम क्या चाहते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बात हुई। अब जवाहरलाल नेहरू ने जब इस लाहौर कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो ये याद रखना, अब कांग्रेस क्या करेगी? आईएनसी ने अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स एज गोल। तो ये जो है अब गोल जो है क्या अचीव कर लिया? क्या? पूर्ण स्वराज, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब जब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया आईएनसी का जो गोल है वो क्या है? अब पूर्ण स्वराज है। तो यहाँ पे ना जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? अब जितने भी इंडिया के पीपल थे, मतलब इस सेशन के थ्रू अब उनसे एक डिमांड करी, अर्ज किया, मतलब एक रिक्वेस्ट करी। बोला कि मैं क्या चाहता हूं, तुम लोगों का सपोर्ट चाहता हूं, चाहे वो विमेन है, चाहे वो मैन है, मेल फीमेल सब लोग। बोला कि मैं तुम लोगों की क्या चाहता हूं, यहाँ पे एक साथ चाहता हूं कि मेरे को क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज अचीव करना है। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पूर्ण स्वराज अचीव करने के लिए हमें एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा। नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रगल जो है मास लेवल पे स्टार्ट किया जाए। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे आप सबकी सपोर्ट चाहता हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे बोल दिया। तो मतलब ये किस स्ट्रगल की बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि अब हमारा जो गोल है वो है पूर्ण स्वराज, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो है मास लेवल पे वो स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो है हमारा मेन पर्पस क्या होगा कि इस मास स्ट्रगल को जैसे ही हमारा जो मेन जो लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि हम क्या कर देंगे? यहाँ पे जो फॉरेन रूल है इंडिया में चल रहा, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे? फॉरेन रूल को एंड कर देंगे, और हम क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे यहाँ पे एज अ पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी सेशन में फिर, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि मास लेवल पे हमें क्या करना है? स्ट्रगल जो है स्टार्ट करना पड़ेगा, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो अब यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर, तो यहाँ पे अब क्या हुआ? यहाँ पे सीधी सी बात इन्होंने क्या बोली कि अब हम मैं के मतलब जवाहरलाल नेहरू ने सीधी सी बात बोल दी कि अब यहाँ पे ये जो मास स्ट्रगल जो स्टार्ट किया जाएगा, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है किसकी लीडरशिप में किया जाएगा? किसकी लीडरशिप में? गांधी की लीडरशिप में। मतलब यहाँ पे गांधी को क्या बना दिया इन्होंने? इसका लीडर बना दिया इस स्ट्रगल का, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे गांधी जी को फुल पावर दे दी गई बाय द आईएनसी कि आप जैसा चाहते हो उस वे में आप क्या कर सकते हो? ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो इनिशिएट कर सकते हो, बिगिन कर सकते हो, अगेंस्ट किसके? फॉरेन रूल के, राइट। और बोला जहां पे भी आप करना चाहते हो वहां पे करो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो, राइट। तो ये बात हुई। तो यहीं पे और इसी सेशन में, लाहौर कांग्रेस सेशन में ही, लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी में ही, यहाँ पे जब प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू,
तो यहाँ पे दैट मीन्स इन्होंने सीधी सी बात करी कि अब हमारा जो मेन एम है वो पूर्ण स्वराज है। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज एम है। तो यहाँ पे अब इन्होंने बात करी, मतलब अपने कंट्री मैन से ये मतलब अर्ज किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। मतलब अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया अपना जो मेन गोल है पूर्ण स्वराज। तो इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब हम जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। कब करेंगे सेलिब्रेट? 26 जनवरी 1930 को थ्रू आउट इंडिया में। 26 जनवरी 1930 जो है वो डेट फिक्स की गई फॉर इंडिपेंडेंस डे की, और बोला गया कि इस दिन जितने भी कंट्री मैन हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेज लेंगे जिसको नाम दिया जाएगा इंडिपेंडेंस प्लेज, शपथ लेंगे, आजादी की शपथ, इंडिपेंडेंस प्लेज, राइट। जिसका मेन पर्पस क्या होगा कि देखो हम यहाँ पे प्लेज लेंगे कि मतलब ये इंडिपेंडेंस प्लेज होगी कि अब हम तभी सांस लेंगे जब तक जो है हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। अब हमारा स्ट्रगल तभी रुकेगा जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या किया गया, 26 जनवरी 1930 को ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे जो है और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और वी कैन से पूर्ण स्वराज डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इस दिन पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड की गई, ठीक है, थ्रू आउट कंट्री में, और सभी ने जितने भी मतलब जहाँ पे भी ये मीटिंग्स हेल्ड हुई वहां पे एक प्लेज ली गई, शपथ ली गई जिसको बोला गया इंडिपेंडेंस शपथ। और ये जो इंडिपेंडेंस प्लेज थी इट वाज ड्राफ्टेड बाय होम, ड्राफ्टेड बाय गांधी। गांधी ने इसको ड्राफ्ट किया था। तो इसी वजह से फिर हमने क्या किया था, यही डेट को 26 जनवरी को ही अडॉप्ट किया था डेट की हम क्या करेंगे, इस दिन इनेक्ट करेंगे अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है इस डेट का। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है। Yes, कल अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपके पास स्टार्ट होगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगी किसके साथ, आपके साथ यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट की जाएगी। डांडी मार्च जैसे स्टार्ट होगी तो वो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी। ठीक है, तो 1930 में स्टार्ट होगी। तो इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।